आइए बच्चों देखते हैं पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट ऑफ मैटर। देखिए, जो पदार्थ होता है उसका भिन्न भिन्न स्वरूप होते हैं। ठीक है, जैसे कि जो पदार्थ है वो कठोर होता है, दृढ़ होता है, तरल होता है और गैस होता है। और जो पदार्थों का ऐसा जो गुण होता है वह किस पे निर्भर करता है? वो जो पदार्थ जिस कणों से मिलकर बना होता है उन कणों का कैसा गुण है, उन गुणों पर निर्भर करता है कि पदार्थ किस रूप में होगा। वो कठोर होगा, दृढ़ होगा या फिर तरल होगा या गैस होगा। देखिए, जो इन सब के आधार पर जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ की अपनी खुद की 3 अवस्थाएं होती हैं। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। यानी बोले तो ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं पदार्थ की ठोस अवस्था का। जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके जो अणु होते हैं उनके बीच आकर्षण बल बहुत ही अधिक होता है। ठीक है, और उनके बीच दूरी बहुत कम होती है। उनके ठोसों के बीच दूरी बहुत कम होती है और जो ये ठोस होते हैं वो गति नहीं करते हैं, मतलब कि वो गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं द्रव और गैस के जैसे। ठीक, वो एकदम उनके चारों तरफ बहुत से कण उन्हें बंधे रहते हैं आपस में। और वो जो ठोस होता है सिर्फ वो अपने अपनी जगह पर ही थोड़ा सा कंपन करता है, लेकिन वो चाहेगा कि हम यहाँ से निकल के यहाँ चले जाएं। जैसे कि द्रव के कण होते हैं वो बहते रहते हैं, हवा के कण यहाँ से वहां घूमते रहते हैं, वैसे नहीं होते हैं ठोस के कण। वो बस अपनी जगह पे वो फिक्स रहते हैं और सिर्फ उन्हें बाह्य बल लगाने पर वो थोड़ा सा कंपन करेंगे या फिर वो टूट जाएंगे। ठीक है, लेकिन अपना आकार जो होता है वो बदलेंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि ये जो डस्टर है इस पे हम बाह्य बल लगाकर इसे खींच कर लंबा कर दे या फिर इसको दबाकर छोटा कर दे। इस पे हम बाह्य बल लगाएंगे तो ये टूट सकता है। ठीक है, टूट सकता है लेकिन ये अपना आकार नहीं बदलेगा। ठीक, ये है ठोस अवस्था और ठोस अवस्था के गुण। ठीक, अब हम बात करते हैं बच्चों द्रव अवस्था की। ठीक है, जो द्रव होता है उसका आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। इसे हम जिस भी पात्र में रखते हैं उसका ये रूप धारण कर लेता है। ठीक है, उसमें उसका जो आयतन है उसमें बदलाव नहीं होता, यानी कम बेसी नहीं होगा, सिर्फ उसका आकार बदलेगा। ठीक है, जो द्रव होता है उसमें बहाव का गुण पाया जाता है। द्रव के जो अणु होते हैं वो हमेशा गति करते रहते हैं जिसके वजह से इनका आकार अनिश्चित होता है। ठीक है, और ये दृढ़ नहीं होते हैं। जो द्रव होता है उनके जो बीच आकर्षण बल होता है वह ठोसों की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं गैस अवस्था की बात हम करते हैं। जो गैस अवस्था होती है बच्चों पदार्थ की, वो उनके जो अणु होते हैं वो उनके आकर्षण बल बहुत कम होता है, मतलब कि ठोस और द्रव के अपेक्षा बहुत 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 कम होता है। इनमें जो द्रव गैस के जो अणु होते हैं वो निरंतर गति करते रहते हैं और इनमें गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है जिसके कारण ये बहुत दूर दूर तक गति करते हैं। ठीक है, जो गैस होता है इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। गैस को हम जिस भी पात्र में रखेंगे उसका ये रूप धारण कर लेगा। अब आइए हम इन सबको पूरे एकदम अच्छे से हम देखते हैं और इनके हम गुणधर्म देखते हैं। ठीक है, इनका परिभाषा और इनका गुणधर्म, मतलब कि इनका क्या गुणधर्म है। गुणधर्म और स्वरूप में बच्चों अंतर होता है। ठीक है, और स्वरूप और गुणधर्म में अंतर होता है। यदि देखिए, जो स्वरूप होता है वो बाह्य आकृति को बताता है, संरचना को बताता है। ठीक है, लेकिन जो गुणधर्म होता है वो उसके आंतरिक स्थिति को बताता है, अंदर से वो कैसा है उसको बताता है। जैसे कि मान लीजिए कि यदि हम आपके गुणधर्म की यदि हम बात करें और आपके स्वरूप की बात करें तो आपके स्वरूप ये है कि आपके 2 हाथ पैर और 2 कान, मतलब कि आपकी पूरी आकृति हो जाएगी। ठीक, लेकिन यदि हम गुणधर्म की बात करें तो आपके गुणधर्म में ये सब आ जाएगा कि आप क्या, मतलब कितना पढ़ते हैं, कितना इंटेलिजेंट हैं, कब खेलने जाते हैं, मतलब कब क्या हम कहे, मतलब कि जो कुछ भी आप करते हैं, आपकी जो दिनचर्या है, जो आपको पसंद है नहीं पसंद है, वो सब आपके ये गुणधर्म कहलाएंगे। ठीक है, आप किस कार्य को करने में आपको ज्यादा रुचि है वो सब आपके गुणधर्म हो जाएंगे। ठीक, लेकिन जो आपका स्वरूप है वो दिखाई देता है लेकिन गुणधर्म दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो अब हम इसको अच्छे से हम पढ़ते हैं डिटेल में एकदम से।
ठीक है, पहले तो हम ये ठोस अवस्था को बताएंगे, फिर द्रव और फिर गैस। ठीक है। देखिए बच्चों, हम पदार्थ की अवस्था के बारे में बात करते हैं। देखिए, पदार्थ के भिन्न भिन्न स्वरूप होते हैं। इनमें से कुछ कठोर, कुछ दृढ़, कुछ तरल और कुछ गैसीय होते हैं। अच्छा, आप कठोर से क्या समझते हैं? कठोर का बताएंगे। देखिए, कठोर का मतलब यहाँ पे वो है, मतलब ऐसा पदार्थ जो जिसमें लचीलेपन की कमी हो, ठीक है, और जो कड़ा हो, उसको हम कठोर कहते हैं। ठीक है। और जो दृढ़ होता है वो कठोर भी है, कठोर एवं दृढ़ होते हैं, ये दोनों मतलब एक ही पदार्थ के लिए कहा गया है। ठीक। तो दृढ़ का यहाँ पे तात्पर्य यह है कि मतलब वो कितनी मजबूती से है। ठीक है। यदि हम बात करेंगे कठोर में, जैसे यदि हम लकड़ी लें और कठोर में यदि हम लोहा लें, तो देखिए दोनों कठोर हैं, ठीक, और दोनों दृढ़ भी हैं, लेकिन इनकी मजबूती में कमी आती है, कमी बेसी, लेकिन वो दोनों ठोस और दृढ़ हैं। ठीक है। हम लकड़ी को कम बल लगाकर तोड़ देंगे, लेकिन लोहा को कम बल लगाकर हम तोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है। इसके लिए ये हो गया। और देखिए यहाँ पर कुछ तरल होते हैं। तरल का मतलब ये हुआ कि मतलब उनमें बहने का गुण पाया जाता हो। ठीक है। जैसे कि यदि हम एग्जाम्पल में दें तो शहद हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, और हो गया बहुत कुछ, तेल हो गया जैसे कि। और यदि कुछ गैसीय होते हैं, यानी कि गैस के रूप में होते हैं। ठीक है। जैसे कि इत्र हो गया। ठीक है। अगरबत्ती हो गया, अगरबत्ती जो जलाते हैं तो उसका जो धुआं निकलता है वो हो गया। ठीक है। अब देखिए, ये पदार्थों के ये भिन्न भिन्न स्वरूप उनके अवयवी कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होता है। ठीक है। जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ का ये भिन्न भिन्न स्वरूप क्यों होता है? वो जिन कणों से मिलकर बना होता है, ठीक, उनकी क्या गुण होती है उस पे ये निर्भर करता है। ठीक। इस प्रकार पदार्थ की अपनी 3 अवस्थाओं के रूप में होता है। ठीक है। यानी ठोस, द्रव और गैस। ठीक। इतना आ गया समझ में। अब हम बात करेंगे ठोस अवस्था की। ठीक है। अब चलिए उसको हम लिख के समझाते हैं। देखिए बच्चों, आते हैं हम इस पे ठोस अवस्था पे, द सॉलिड स्टेट। देखिए ठोस अवस्था क्या होता है? देखिए, ठोस अवस्था में जो अणुओं के मध्य आकर्षण बल होता है वो प्रबल होता है, यानी कि बहुत मजबूत होता है, अधिक होता है। ठीक है। और तथा अणुओं के बीच की जो दूरी होती है वो बहुत कम होती है, जिसके कारण अणु जो होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते हैं। ठीक है। गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये जो ठोस के ये कण ये बहुत पास पास रहते हैं, और इनके आकर्षण बल जो होता है वो बहुत 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 प्रबल होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। और इनके बीच जो रिक्त स्थान है वो बहुत ही कम होता है, जिसके कारण यह गति करने के लिए ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये जिस मान लीजिए ये जो कण है गति करना चाहेगा, ये बाहर निकलना चाहेगा, तो ये कैसे निकलेगा? इसके चारों तरफ के ये जो कण है, ये सब इसको आकर्षण बल की वजह से इसको पकड़े हुए हैं। ठीक है। अपने तरफ ये खींच रहे हैं। ये चाहेगा कि निकल के इधर उधर गति करे तो नहीं कर पाएगा। इसको गति करने के लिए भी यहाँ पे जगह रहना चाहिए, उसको दूसरे कण को हटाना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन सभी कण जो होते हैं वो एक दूसरे को बहुत प्रबलता से उसे पकड़े रहते हैं। ठीक है। जैसे कि यदि हम कहें, जैसे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे ऐसे कंधे पे कंधे हाथ रख के पकड़े रहते हैं, तो यदि मान लीजिए कि उसमें से एक बच्चे यदि निकलने की कोशिश करेगा तो क्या वो निकल पाएगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि उसके आसपास के जो 2 बच्चे रहते हैं उसको खूब कस के पकड़े रहते हैं। ठीक है। वो निकलना चाहेगा भी तो नहीं निकल पाएगा। ठीक वैसे ही जो ये होते हैं कण, इसके चारों तरफ के जो कण होते हैं वो उसको पकड़े रहेंगे। ठीक है। और देखिए, ठोसों का आकार और आयतन निश्चित होता है। ठीक। जब ये गति करेगा नहीं, ठीक, और तो ये कैसे इसका आकार और आयतन अनिश्चित होगा? अनिश्चित मतलब इसका आकार और आयतन तो तभी बिगड़ेगा जब ये गति करेंगे। ठीक है। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपना आकार बनाए रखता है। ठीक। बाह्य बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदल सकता। ठीक है। ये टूट जाएंगे लेकिन ये इनका आकार नहीं बदलेगा। और अच्छा देख लीजिए, यदि हम कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि जो बाहरी जो एकदम बाहर जो कण रहते हैं वो कैसे उस पे रहते हैं, मतलब वो तो बाहर निकल सकते हैं ना, उसके आगे कोई कण नहीं है। तो मान लीजिए कि ये जो
ये बोर्ड है, इसके जो अंदर के जो कण है मतलब वो तो एकदम एक दूसरे में बंधे हैं, लेकिन जो बाहर इसके सतह पे जो कण है वो कैसे मतलब टिका हुआ है। वो तो चाहता तो वो बाहर निकल जाता ना, ठीक ऐसे सोच रहे होंगे कुछ लोग। लेकिन देखिए बच्चों, यदि हम वही यही पे बात करें, मान लीजिए कि एकदम सबसे बाहरी ये सतह है, ठीक, और ये बाहर निकलना चाह रहा है, तो इसके चारों तरफ के जो कण हैं, इस सतह के जो चारों तरफ के जो कण हैं, वो उस सतह को, ये सभी एक दूसरे को बांधे हुए हैं, सभी के सभी। यदि ये निकलना चाहेगा तो नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ये सब ये इसको अंदर खींच रहा है, और जो उसके अंदर के जो कण है वो उसको अंदर खींच रहे हैं, ठीक है। जो उसके अंदर के, जैसे कि मान लीजिए यदि हम ऐसे ही बात करें, ये सब कण के ऊपर कण, कण के ऊपर कण, ये चारों तरफ ये ऐसे रहते हैं, ये ऐसे ये रहेंगे, ठीक, ये चारों तरफ के ऐसे कण है ये, तो ये बाहर निकलना चाहेगा तो ये और ये जो कण है दोनों इसको अंदर अंदर खींचेंगे, और ये जो कण है इन दोनों को ये दोनों कण अंदर खींचेंगे, ठीक। और इस तरह से जितने भी जो कणों का जो लेयर होता है, जो कण की व्यवस्था जो होती है, वो एक दूसरे को एकदम खींचे रहते हैं आकर्षण बल की वजह से, ठीक है, जिसके वजह से ठोस अपना आकार नहीं बदलता है, ठीक है। और अब हम देखते हैं इनके गुणधर्म को। ठोस का गुणधर्म क्या है? इनका आकार, आकृति, आयतन, ठीक है, और भी आकार, आकृति, आयतन, घनत्व, ये सब हम देखते हैं, ठीक है। आइए बच्चों देखते हैं ठोस पदार्थों के गुणधर्म, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड मैटर, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका आकार से। ठोस अवस्था में पदार्थ, ठोस अवस्था में अणु जो होते हैं वो निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जो ठोस पदार्थ के अणु होते हैं वह निश्चित, उनका जो क्रम होता है वह निश्चित होता है, ठीक है। अणु के निश्चित स्थान पर रहने के कारण ठोसों का आकार निश्चित होता है, ठीक है। उनका क्रम निश्चित होता है, उनका स्थान निश्चित होता है, जिसके कारण जो ठोस होता है उसका आकार निश्चित होता है, ठीक है। अब हम उसके आयतन को देखेंगे, ठीक है, उसके आयतन को। और देखिए वैल्यूम, ठोसों पर सामान्यतः दाब डालने पर इनके आयतन में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। जो ठोस है उस पर हम सामान्य दाब डालेंगे तो उसके आयतन में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए क्यों नहीं होता है इस परिवर्तन, देखिए इसका कारण, क्योंकि इनके अणु जो होते हैं आसपास स्थित होते हैं, ठीक है, आसपास स्थित होते हैं तथा उनकी स्थितियां निश्चित होती हैं। उनके अणु आसपास स्थित रहेंगे और उनकी स्थितियां निश्चित रहेगी, यानी कि वो इधर उधर मूव नहीं करेंगे, जहां है वही है, फिक्स है एकदम से। और अतः ठोसों का आयतन भी निश्चित होता है। जब किसी का आकार और स्थिति, जगह, क्रम सब ये निश्चित रहेगा तो उसका तो आयतन निश्चित रहेगा, ठीक है। और गर्म करने पर इनके आयतन में उपेक्षणीय अंतर आता है। यदि कोई ठोस है उसको हम मतलब गर्म करेंगे तो बहुत कम अंतर आता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि धूप में यदि हम इसको रख दें या फिर इसको हल्का सा हम गर्म करें यदि, तो ये कितना भी इसको हम गर्म करेंगे तो ये द्रव में नहीं बदलेगा, वो ठोस है तो ठोस ही रहेगा, ठीक है। ये लकड़ी है, लकड़ी को जलाना नहीं है, इसको गर्म करना है, ठीक है। इसको हम गर्म करेंगे तो इसका जो ठोस है आकार जो है, आयतन में, इसका आयतन और आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको जलाना नहीं है, सिर्फ इसको गर्म करना है, ठीक है। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिन्हें गर्म करने पर वो द्रव में बदल जाती हैं, लेकिन उनको भी बदलने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब देखिए आकर्षण बल, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठोस के अणु अत्यधिक पास पास स्थित होते हैं, ठीक है, जिससे अंतर आणविक स्थान बहुत कम होता है। इनमें पारस्परिक आकर्षण बल भी प्रबल होता है, ठीक है। देखिए फोर्स, आकर्षण बल जो होता है, ठोस के अणु अत्यधिक पास पास होते हैं। जो ठोस के अणु हैं वो बहुत पास पास होते हैं, ठीक है, बहुत पास पास स्थित होते हैं, और जिससे उनके अंतर आणविक स्थान बहुत कम होता है, ठीक है। जब खूब ये पास पास हैं तो जो इनके अंतर आणविक स्थान का मतलब होता है अणुओं के मध्य जो स्थान है वो, तो अणु जो है, अणुओं के जो मध्य जो स्थान होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है, कम होता है। इनमें पारस्परिक आकर्षण बल भी प्रबल होता है, यानी कि जो ये और इनका जो स्थान है बहुत ये कम होता है, ठीक है, अंतर आणविक स्थान। लेकिन जो ये अणु हैं उनके बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब हम देखते हैं इसके आगे इसका घनत्व और इसकी समाकृति का, ठीक है।
ठोस पदार्थों के गुणधर्म में और है दो, इसका घनत्व और इसका समाकृतिका। ठीक है, अब इसको देखते हैं। इसको पहले लिख लीजिए, फिर उसको हम बताते हैं। देखिए बच्चों, हम ठोस पदार्थों के गुणधर्म में हम उसके घनत्व की बात करते हैं। ठीक है, डेंसिटी। ठीक है, देखिए ठोस पदार्थों के जो अणु होते हैं वो अत्यधिक निकट होते हैं, और जब ठोस पदार्थों के अत्यधिक निकट होने के कारण जो उनका घनत्व होता है वह अधिक होता है। ठीक, और जब ठोस पदार्थ का घनत्व अधिक होता है तो वो कठोर होता है और वो दृढ़ होता है, यानी कि वो मजबूत होता है। ठीक है, और उसमें लचीलेपन की कमी नहीं होती है। लचीलेपन की कमी होने के लिए ठोसों के अंदर खाली जगह की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो कि ऐसा नहीं है, उसमें उसके जो कण होते हैं वो बहुत पास होते हैं और उनका घनत्व अधिक होता है, जिसके कारण अब हम देखेंगे इसका समाकृति का आइसोमॉर्फिज्म। कुछ ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जिनकी जो आकृति होती है वो बिल्कुल एक जैसे होती है। ठीक है, उनकी आकृति एक जैसे होती है, और ऐसे ठोसों को हम समाकृति कहते हैं। ठीक है, आइसोमॉर्फस। ठीक है, आइसोमॉर्फस कहते हैं, तथा उनका जो गुण होता है उसे हम समाकृतिका कहते हैं। मतलब कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी जो आकृति होती है एक समान होती है, और उस आकृति को हम एक समान होती है तो उसे हम आइसोमॉर्फस कहते हैं, यानी समाकृतिक कहते हैं, और जो उनका गुण होता है उसे हम समाकृतिका कहते हैं। ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म। आगे का आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, कल के डेट में आप लोगों को मिलेगा द्रव की अवस्था। ठीक है, द्रव की अवस्था, द लिक्विड स्टेट, और आपको मिलेगा गैसीय अवस्था, द गैसेज स्टेट। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और देखिए इसको हम पूरा शुरू से यदि हम बताएं तो देखिए पदार्थ की अवस्था क्या होती है। ठीक है, जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ के कण जो होते हैं वो उनका स्वरूप बहुत अलग अलग होता है। उनका स्वरूप क्यों अलग अलग होता है? क्योंकि जो उनके अणु होते हैं वो उन किस तरह से व्यवस्थित होते हैं उनके अणुओं पर निर्भर करता है। ठीक है, जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं जैसे कि कठोर, दृढ़, तरल, गैस, ये सब उनके अणुओं की गुणों पर निर्भर करता है। ठीक है, मुख्य रूप से जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं वो 3 तरह की होती है। ठीक है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। ठीक है, जो ठोस अवस्था होता है, अभी हम आप लोगों को बताए हैं, ठोस अवस्था में जो होता है ठोसों का आकार और आयतन निश्चित होता है। जो ठोसों के जो कण होते हैं वो बहुत पास स्थित होते हैं। ठीक है, जो ठोसों के कण होते हैं उनके मध्य आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। ठीक है, ठोसों में बहने का गुण नहीं होता है। ठीक है, और देखिए जो ठोस होते हैं वो एक दूसरे को पकड़े रहते हैं, खींचे रहते हैं। उनका आकार और आयतन, जो उनका जो क्रम होता है और स्थिति होता है वो निश्चित होता है। ठीक है, यदि हम इनके गुणधर्म की यदि हम बात करें तो जो गुणधर्म की हम बात करें तो पहले आकार आएगा, फिर आयतन आएगा, फिर इसका घनत्व आएगा, फिर इसका ये हाँ, विद्युत आकर्षण बल आएगा। ठीक है, उनके बीच कौन कौन सा बल लगता है, फिर इसका आएगा समाकृति का। ठीक, तो हम उसके आकार की यदि हम बात करें तो जो ठोस का जो क्रम होता है, व्यवस्था होता है वो निश्चित होता है। ठीक है, जिसके कारण वो जो ठोस का आकार होता है वो निश्चित होता है। ठीक है, और यदि हम उसके आयतन की बात करें तो जो ठोस होते हैं, ठोस का आकार जब निश्चित होता है, उनके क्रम निश्चित होते हैं, और जो कण उनके होते हैं वो आसपास बहुत दृढ़ता से पकड़े रहते हैं, और उनका जो व्यवस्था होता है वो बहुत बच्चों देखिए, यदि हम पूरा इसको शुरू से यदि बताएं, जितना अभी पढ़ाए हैं आप लोगों को, तो देखिए पदार्थ की अवस्था क्या होती है। देखिए पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं, जैसे कि कठोर, दृढ़, तरल और गैसीय अवस्था। ठीक है, गैसीय अवस्था, और ये जो अवस्था होती है वह उनके अणु जो होते हैं, जिस अणुओं से वो मिलकर बने होते हैं उनके गुणों पर निर्भर करता है। ठीक है, जो पदार्थ होते हैं वो खुद की वो उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला ठोस अवस्था, द्रव और गैस अवस्था। ठीक है, हम बात करते हैं ठोस अवस्था की। ठीक, ठोस की यदि हम बात करें तो ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है। द्रव की यदि हम बात करें तो द्रव का जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। ठीक, और जो गैस की बात करें वो दोनों ही अनिश्चित होता है, आकार और आयतन दोनों ही। अब बात करते हैं सिर्फ और ठोस अवस्था पे। तो देखिए जो ठोस अवस्था होता है वो उसका जो आकार आयतन दोनों
निश्चित होता है, जो उनके कण होते हैं वो बहुत पास-पास होते हैं और वो बहुत मजबूती से बंधे रहते हैं और ये इनके अंदर बहने का गुण नहीं होता है, यानी कि ये तरल नहीं होते हैं और ठीक है और इन्हें दबाया नहीं जा सकता है और जो ये होते हैं, इन्हें बाहर बल लगा कर यदि हम दबाएँगे तो टूट जाएगा, लेकिन इनकी आकृति नहीं बदलेगी, ठीक है? क्योंकि ये दृढ़ होते हैं यानी कि मजबूत होते हैं। यदि हम बात करें इनके गुणधर्म की तो इनके गुणधर्म में आता है इनका आकार, आयतन, विद्युत आकर्षक बल इनके अंतर्गत आएगा, ठीक है? और फिर आएगा इनका घनत्व और आएगा समाकृति का, ठीक है? यदि हम बात करें आयतन का तो जो ठोस होते हैं वो बिल्कुल उनके कण पास-पास स्थित होते हैं, क्रम में स्थित होते हैं, जिसके कारण उनका जो आकार होता है वो निश्चित होता है। यदि हम बात करें उसके आयतन का तो जो ठोस होते हैं वो बहुत पास-पास स्थित होते हैं और वो एक-दूसरे को खूब मतलब आकर्षक बल से बंधे रहते हैं, खींचे रहते हैं। उनका क्रम जो होता है वो अस्थायी होता है, उनका स्थान निश्चित होता है, ठीक है? उनका क्रम निश्चित होता है और स्थान निश्चित होता है जिसके कारण वो उनका आयतन भी निश्चित होता है, ठीक है? यदि हम बात करें आकर्षण बल की तो जो ये ठोस के जो अणु हैं उनके मध्य आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, ठीक है? और इनके जो अणु हैं उन अणुओं के मध्य जो अंतर आणविक स्थान होता है यानी कि जो अणुओं के बीच जो अणु जो पास-पास रहते हैं उनके बीच जो स्थान रहता है वो बहुत ही कम रहता है, मतलब गैप बहुत कम रहेगा, एकदम जुड़े रहेंगे वो सब के सब अच्छे से, ठीक है? तो वो होता है वो उसका आकर्षक बल एक-दूसरे को वो बंधे रहते हैं, ठीक है? यदि हम बात करें इनके घनत्व का तो जो ठोस अवस्था के जो पदार्थ होते हैं उनके जो कण होते हैं वो बहुत अधिक होते हैं, बहुत पास-पास होते हैं और बहुत ही कम क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है? जिसके कारण उनका घनत्व बहुत अधिक होता है, ठीक है? यदि घनत्व अधिक क्यों होता है? क्योंकि उनकी संख्या बहुत अधिक होती है, ठीक है? और हम बात करते हैं समाकृतिका का। कुछ ऐसे सॉलिड मतलब पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थ जिनका जो आकार होता है वो एक जैसा होता है, समरूप होते हैं, ठीक है? एक समान होगा आकार, तो उसे हम समाकृतिक कहते हैं, आइसोमॉर्फस, ठीक है? और जो उनका गुण जो होता है उसे हम समाकृतिका कहते हैं, आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है बच्चों? आज के लिए इतना ही। कल के आप लोगों के टॉपिक में आएगा द्रव अवस्था और गैस अवस्था, ठीक है? आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। यहाँ तक पढ़े हैं आप लोग, इसके लिए धन्यवाद और आगे पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, ठीक है? और इसको लिख लीजिए।